रुइन जैसा सॉफ्ट, इजी, बेकरी स्टाइल और तो और ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपी के साथ ये स्पॉन्ज आप चाहे तो पतीले या कढ़ाई में पर ट्राई ज़रूर करना। हाय हादीज, वेलकम टू रियलिटी किचन बाय सुजाता तनेजा। कैसे हो आप? परफेक्ट स्पॉन्ज केक बनाना एक चैलेंज है, पर आज के बाद नहीं होगा। जी हाँ, आज हम स्पॉन्ज केक बनाएंगे बहुत ही आसान रेसिपी से। ये स्पॉन्ज केक जितना ही वर्सेटाइल है, इसकी रेसिपी उतनी ही इजी है। एक बार आपने ये स्पॉन्ज केक बनाना सीख लिया ना, तो आप डेजर्ट क्वीन बन जाओगे। और साथ ही साथ इस स्पॉन्ज को लेयर्स में इवनली कैसे कट करें ये भी सीखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, ये एब्सोल्युटली फ्री है। और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, इससे आपको मेरी न्यू रेसिपीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट टिप्स के साथ स्टार्ट करते हैं। बेकिंग में सभी इंग्रेडिएंट्स रूम टेम्परेचर पर ही ले, जब तक की रेसिपी की कोई स्पेसिफिक डिमांड ना हो। लेकिन अगर आप बिगनर हैं और आपके पास बेकिंग टिन नहीं है तो आप इस तरह के टिफिन बॉक्स या ऐसे ही किसी बर्तन में भी बेक कर सकते हैं। बेकिंग के टाइम हम पार्चमेंट पेपर को अपना फ्रेंड बना लेते हैं, क्योंकि ये हमारे केक को जलने से बचाएगा। पार्चमेंट पेपर को अच्छी तरह से सेट करने के लिए मैं ऑयल लगा रही हूँ, अदरवाइज ऑयल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है अगर हम पार्चमेंट पेपर यूज़ कर रहे हैं तो। बेकिंग टिन रेडी हो गया है, अब इसे एक साइड पर रख देते हैं। मेरे लिए बेकिंग एक स्ट्रेस बस्टर की तरह है। कोशिश कीजिए सभी इंग्रेडिएंट्स किचन प्लेटफॉर्म पर पहले से ही निकाल कर रख लीजिए। एंड ट्राई टू स्टे काम एंड बी पेशेंट व्हाइल बेकिंग। अगर आपके पास किचन वेइंग स्केल नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप इस तरह के कप्स और स्पून्स में एक बार जरूर इन्वेस्ट करें, आपका काम हमेशा के लिए आसान हो जाएगा। बेकिंग में सभी इंग्रेडिएंट्स इस तरह फ्लैट लेवल कप तक भर कर लें, ना कि इस तरह ऊपर तक भरकर। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं और मैदा लेते हैं। ये मेरा एक बार पहले छना हुआ मैदा है, इसे यहाँ पे मैं दूसरी बारी छानूंगी। कॉर्न स्टार्च लेते हैं, अगर आपके पास कॉर्न स्टार्च नहीं है तो आप कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं। बेकिंग पाउडर लेते हैं। इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एयरी और फ्लफी बनाने के लिए हम स्ट्रेनर को इस तरह से टैप कर करके इन्हें छानेंगे। इसे एक साइड पर रखते हैं और केक में यूज़ होने वाले फैट्स की तरफ चलते हैं। एक दूसरे मिक्सिंग बाउल में ऑयल लेते हैं। साथ ही साथ मिल्क ऐड करते हैं और इसके साथ ही वनीला एसेंस ऐड करते हैं। वनीला एसेंस को स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि ये अंडे की स्टिंकी स्मेल को कवर करता है। एसेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर। एसेंस बेकिंग में एग से बनने वाली हर रेसिपी में डलना ही चाहिए। ये एसेंस ऑयल बेस्ड भी होते हैं और वाटर बेस्ड भी। ऑयल बेस्ड थोड़ा महंगे होते हैं और वाटर बेस्ड थोड़ा सस्ते होते हैं। ऑयल बेस्ड थोड़ा कम लगते हैं और वाटर बेस्ड थोड़े ज्यादा लगते हैं। बस यही बेसिक फर्क होता है, ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन हाँ, हमें ये ध्यान रखना है कि वो ज्यादा ना डाल दे। बी स्पेसिफिक टू द रेसिपी। ज्यादा डालने से कई बार वो गले में लगता है। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से हैंड विस्कर से विस्क करके एक साइड पे रख देते हैं और अंडों की तरफ चलते हैं। अब हम अंडों में से वाइट पार्ट और येलो पार्ट अलग अलग कर लेते हैं। ऐसा हमें इसलिए करना है क्योंकि एग येल्क में काफ़ी फैट्स होते हैं। अगर हम इन फैट्स को एग वाइट्स के साथ बीट करेंगे तो हमें वो स्टिफ पीक्स नहीं मिलेंगे, जो कि एकदम सॉफ्ट स्पॉन्ज बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप एग वाइट्स के साथ ही एग येल्क को भी बीट करेंगे तो वो स्टिफ पीक्स नहीं मिलेंगे और स्पॉन्ज तो फिर भी बन ही जाएगा, पर क्योंकि हम बात कर रहे हैं बेकरी स्टाइल सॉफ्ट स्पॉन्ज की, वो रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे ना। फिर बातों ही बातों में एग येल्क सेपरेट हो गए हैं। अब इन एग येल्क में एक पिंच सॉल्ट ऐड करते हैं और हैंड विस्कर से अच्छे से विस्क करके एक साइड पर रख देते हैं। अब हम दूसरे बोल में सेपरेट किए हुए एग वाइट्स को बीट करना स्टार्ट करते हैं। वैसे तो हम हैंड विस्कर से भी बीट कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसीलिए मैं इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करना ही रिकमेंड करूँगी। पहले 45 से 60 सेकेंड्स तक हम लो स्पीड पर बीट करेंगे और इस स्टेज पर पहुंचने पर हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। अब हम हाई स्पीड पर 1 से 2 मिनट तक बीट करेंगे। ये काम ना बहुत इंटरेस्टिंग होता है। जब आप बेकिंग स्टार्ट करें तो सॉफ्ट म्यूजिक चला लें, आपका सारा स्ट्रेस दूर हो जाएगा। 2 मिनट्स और बीट करने के बाद हम इस स्टेज पर पहुंच जाते हैं और इस पॉइंट पर हमने पाउडर्ड शुगर ऐड करनी है, लेकिन हम ये शुगर बैचेस में ऐड करेंगे।
आप चाहें तो कैस्टर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल शुगर को मिक्सी में पीसकर मैंने इसे 2 बार छाना है और इस तरह से थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हाई स्पीड पर बीट करेंगे। टोटल 4 से 5 मिनट बीट करने के बाद ये देखिए इस तरह के पीक्स हमें मिलेंगे। अब आपको याद होगा हमने वो यॉल्क अलग करके रखा है, उसकी बारी आती है। एग यॉल्क को भी हम बैचेस में ऐड करेंगे। मैंने आधा एग यॉल्क इसमें डाल दिया है। अब हम इसे कंटिन्यूसली 45 सेकंड्स तक हाई स्पीड पर बीट करते हैं। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं अपनी रेसिपी के सभी टिप्स और स्टेप्स आपके साथ शेयर करूं, पर फिर भी अगर मुझसे कुछ छूट जाता है तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछें। एंड आई एम श्योर अभी तक तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा ही लिया होगा। अब हम यॉल्क का सेकंड यानी लास्ट बैच भी ऐड कर देंगे और फिर से इसे कंटिन्यूसली हाई स्पीड पर 45 सेकंड्स के लिए बीट करेंगे। ये देखिए ये हमें बिल्कुल सिल्क जैसी कंसिस्टेंसी मिल गई है और यही सिल्की टेक्सचर हमें चाहिए। अब इस एग के मिक्सचर में से हम थोड़ा सा मिक्सचर लेकर वो जो हमने फैट्स रेडी किए थे ना एक बोल में, उसमें ऐड करते हैं और अच्छे से मिक्स कर देते हैं। बेकिंग में सिलिकॉन स्पैचुला यूज़ करने से मेस क्रिएट कम होने की वजह से काम बहुत आसान हो जाता है। अब हम इसमें एग्स का ये सारा मिक्सचर डाल देंगे और हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे एक साइड में रखेंगे और पतीला, कढ़ाई, अवन, ओटीजी जिस किसी भी चीज़ में हम बेक कर रहे हैं उसे प्रीहीट करेंगे। मैं ओटीजी में बेक कर रही हूँ तो उसकी टेम्परेचर की डिटेल मैंने यहाँ दे दी है। जिनके पास ओटीजी नहीं है वो परेशान ना हो। इस स्पॉन्ज को आप बहुत ही आसानी से पतीले या कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। मैंने रिसेंटली ही एगलेस ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री बनाई थी, वो मैंने पतीले में बनाई थी। रेडी रेफरेंस के लिए उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और अब बारी आती है वेट इंग्रेडिएंट्स में ड्राई इंग्रेडिएंट्स यानी कि जो हमने फ्लावर छान के रखा था उसे ऐड करने की। इसे भी हम बैचेस में ऐड करेंगे। बातों ही बातों में मैंने आधा फ्लावर इसमें ऐड कर दिया है। मिक्सिंग में इस तरह की फ्लावर पॉकेट्स नहीं बननी चाहिए, इसीलिए हम कट एंड फोल्ड मेथड यूज़ करके इसे मिक्स करते हैं। बीच में से पूरे बैटर को हमने इस तरह से कट करना है और फिर एक हल्के हाथों से फोल्ड करना है। फोल्ड करते हुए हमें नीचे से ऊपर तक फोल्ड करना होता है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स का दूसरा बैच भी डाल देते हैं और हल्के हाथों से कट एंड फोल्ड मेथड फॉलो करते हुए इसे मिक्स करते हैं जब तक कि हमें स्मूथ पोरिंग रिबन कंसिस्टेंसी ना मिल जाए। आप चाहें तो बेकिंग करने के टाइम सॉफ्ट म्यूजिक चला दें, फिर देखिए एंड रिजल्ट्स कितने ऑसम होंगे। आपके साथ बातें करते हुए और लगातार इसे सॉफ्ट हाथों से मिक्स करते हुए ये देखिए हम परफेक्ट कंसिस्टेंसी तक पहुंच ही गए। क्योंकि आप वेल स्केल यूज नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है अंडों के नाप में थोड़ा सा फर्क पड़े। अंडों का कभी एग यॉल्क बड़ा होता है, कभी एग वाइट उसमें ज्यादा या कम हो सकता है। ग्राम्स में इसकी क्वांटिटी मैंने 150 ग्राम्स दी है, लेकिन अगर किसी पॉइंट पे आपको लगे कि बैटर में वो रिबन जैसी कंसिस्टेंसी नहीं आ पा रही है तो बस एक हैक है ना, मिल्क। 1 टेबलस्पून मिल्क रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ और ऐड कर दें, आपको रिबन कंसिस्टेंसी मिल जाएगी। अब हमारा बैटर रेडी है। हम उसे ज़्यादा देर तक ऐसे पड़ा नहीं रहने दे सकते क्योंकि बेकिंग पाउडर एक्टिव हो चुका है। जिस तरह से ये बैटर केक टिन में गिर रहा है उसे ही हम रिबन कंसिस्टेंसी कहते हैं। इस तरह से स्क्यूवर या टूथपिक से थोड़ा सा चला देते हैं ताकि हमें एकदम स्मूथ टॉप मिल जाए। एयर पॉकेट्स को रिमूव करने के लिए 4-5 बार अच्छे से टैप करते हैं और जल्दी से बेक होने के लिए रख देते हैं। ये मेरे कुछ रीसेंट बेक्स हैं, इन्हें भी मैंने इसी तरह से बहुत ही आसान रेसिपी से बनाया है। रेडी रेफरेंस के लिए इनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आपको जरूर पसंद आएंगे। और अब ये बेक हो चुका है। करीब 25 मिनट्स लगे हैं इसे बेक होने में। अगर इस तरह से डालने पर टूथपिक वापस क्लीन आती है तो हमारा केक परफेक्टली बेक हुआ है। 10 मिनट्स के लिए इसे बाहर निकाल कर ऐसे ही रख देते हैं। उसके बाद हम इसे डीमोल्ड करेंगे, लेकिन तब तक आप ये देखिए, नंबर 1, एक तो ये केक ने साइड्स छोड़ दी हैं। नंबर 2, ये टूथपिक इस तरह से क्लीन आ जाती है बाहर। और नंबर 3, अगर हम केक को ऐसे प्रेस करते हैं तो ये वापस आ जाता है।
इसका मतलब हमारा केक परफेक्टली बेक हुआ है। 10 मिनट्स के बाद इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। 10 मिनट से ज़्यादा अगर केक को केक टिन में रहने देंगे तो नीचे से सॉगी हो जाता है और इसे वायर रैक पे रख के किचन टाल से ढक देते हैं कम्प्लीटली ठंडा होने तक। वैसे तो ये स्पॉन्ज केक अपने आप में परफेक्ट टी टाइम केक भी है, पर आप इस स्पॉन्ज केक को किस तरह से डेकोरेट करेंगे, किस तरह से फ्रॉस्टिंग करेंगे, इसकी अपने आइडियाज मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। 2, 3 या कई बार 4 घंटे भी लग जाते हैं केक को कम्प्लीटली ठंडा होने में, क्योंकि ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। देखिए कितना सॉफ्ट बना है। पार्चमेंट पेपर निकाल लेते हैं। पार्चमेंट पेपर को अपना फ्रेंड बनाया था ना, देखिए उसने केक को बिल्कुल भी जलने नहीं दिया है। इस समय ना केक बिल्कुल फ्रेश होता है, तो हमें बिल्कुल हल्के हाथों से हैंडल करना चाहिए। ये देखिए नीचे से भी कितना क्लीन निकल आया है, लग रहा है ना बिल्कुल बेकरी स्टाइल। केक को लेयर्स में कट करना भी एक आर्ट है। ऊपर वाली लेयर्स को तो हम आसानी से काट लेते हैं क्योंकि ये हमें इक्वल साइज की नहीं चाहिए होती। नाइफ का आगे से 2 से 2.5 इंची जितना पार्ट हमें यूज करना होता है और इस तरह से केक के साइड में कट लगाते हुए रोटेट करना होता है। रोटेट करते जाएंगे और एक पॉइंट पर आकर ये स्लाइस अपने आप इस तरह से अलग हो जाता है। ये देखिए, एंड ऑल्सो नोटिस द टेक्सचर। यही चीज़ मैं आपको क्लोजअप में एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए आगे से सिर्फ 2 या 2.5 इंची ही नाइफ अंदर जा रहा है और इस तरह से रोटेट करते हुए ये पूरा अंदर जाते हुए स्लाइस को अलग कर देता है। और ये देखिए तीसरी स्लाइस भी बिल्कुल सेम साइज की है। लेयरिंग करते हुए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि तीनों लेयर्स सेम साइज की ही होनी चाहिए। अब एक बार मैं इसको आपको तोड़ के दिखा देती हूँ, इसका ब्रेडी टेक्सचर। ये देखिए कितना सॉफ्ट है। ये देखिए ये कितना परफेक्ट और स्पॉन्जी बना है। कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये आपने घर पर बेक किया है। ये जो जाली है ना, ये आपकी हर बेक्ड आइटम में होनी ही चाहिए। ये केक की रेसिपी 6 इंचेस के टिन के लिए है, पर एक बार मैंने ये सेम रेसिपी 8 इंच की टिन में भी बेक की थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। ये देखिए इससे आपको केक की हाइट का आइडिया हो जाएगा। टिन का साइज मैटर नहीं करता है। अगर आपको बेक करना है तो आप किसी भी चीज़ में इसे बेक कर सकते हैं। ये देखिए मैंने 8 इंच के टिन में बेक किया था, तब भी ये कितना स्पॉन्जी सॉफ्ट बना है। अब आप नेक्स्ट बर्थडे केक मार्केट से तो ऑर्डर नहीं करेंगे, ये तो पक्की बात है ना? अपनी और ऐसी ही ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपीज के साथ जल्दी ही मिलती हूँ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।